नमस्कार साथियों, आज फिर हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। आज थोड़ा सा हमने बदलाव किया है अपने इस वीडियो में। यहाँ पर हमने सोचा है कि पेडागोजी में एक टॉपिक छोटा सा लेके चलते हैं। जैसे आज हम यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक गणित के संदर्भ में जो है, गणित में क्या इसका संदर्भ है उसको हम लेके चलेंगे। वीडियो के अंत में इस पर डिस्कशन करेंगे, इस छोटे से टॉपिक पर, और इसके अंतर्गत होगा पोर्टफोलियो। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए पेडागोजी के लिए, और बाकी रेगुलर वही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। तो शुरुआत करेंगे परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं उनको हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सके ये चीज होती है। इसका पहला बिंदु ये होता है। दूसरा बिंदु ये होता है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका दूसरा होता है। और यहां पर तीसरा है P और Q जो हमारे होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, यानी इंटीजर्स होंगे। अब यहां पर इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, कोई भी संख्या 1/2, 3/5, 15/20, कोई भी इस तरीके से हो सकते हैं। क्या अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यहां पर 0 भी हो सकता है? ये 0 हमने लिखा, तो क्या ये 0 भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं? तो हाँ, इसको हम 0 भी होता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। यानी अब ये क्या हो गया, ये भिन्न बन गई। अब ये भिन्न का कंडीशन देखो पूरी कर रही। P हमारा 0 हो सकता है, हमने इसके बारे में कोई चीज नहीं कही कि P जो है 0 नहीं हो सकता, केवल Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए Q तो हमारा 1 है और 0 ऊपर है, यानी P 0 है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। और अपरिमेय के लिए सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। अपरिमेय संख्या के लिए यानी इर्रेशनल संख्या, इर्रेशनल नंबर्स के लिए क्या है कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो हमारी की सारी जो है अपरिमेय संख्या होंगी। उनके उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे √2, यानी इस रूट के अंदर से हम जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.414 इस तरीके के मान मिलेंगे। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके के नंबर्स में। जैसे पाई है, पाई हमारा है, ई है, ठीक। तो यहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। अब एक चीज और कंफर्म कर लेनी है, जैसे पाई, अगर ये पाई आता है, कहीं सवाल पूछा जाता है, तो उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अगर इसी पाई का मान जो है 22/7 होता है, अगर ये 22/7 रख दिया जाए यहां पर, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये 22 जो है इसका उदाहरण, यानी 22/7 जो है ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी मान जो होगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा और जो चिन्ह है वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये तो इनके उदाहरण रहे। अब इसके आगे का देखते हैं कुछ। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहां देखना है। तो हम जानते हैं रेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो एक टर्मिनेटिंग नंबर्स में आएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग के लिए हम यहाँ पर T का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ NTR शॉर्टकट में का इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत प्रसार कौन से होंगे और कौन से अशांत होंगे, क्योंकि कुछ सवाल इसके ऊपर आते हैं जिनमें हमको देखना होता है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शांत प्रसार में आएगा या अशांत में, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, कौन सा टर्मिनेटिंग में आएगा। तो ये चीज देखनी होती है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और उस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं, संख्या दशमलव, तो एक अगला टॉपिक बना लेते हैं, हर 3/2 जैसे हमने संख्या ली, एक हम ले लेते हैं
5/3 ले लेते हैं। संख्याओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ 3/2 हमने उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया 5/3, एक 8/15, एक 9/20, एक 10/3, एक 11/21। इस तरीके की हमने संख्याएं यहाँ पर ली। अब देखो जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 आएगा, यानी इसके बाद नंबर्स नहीं आ रहे हैं। यहां देखते हैं 1.66 यानी कंटिन्यू ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से ये है 8/15 है यानी 0.533, या फिर 9/20 है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा 0.45, यहाँ 10/3 है 3.33 जाएगा। 11/21 है तो 0.25238 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें संख्या सिर्फ यही दी होती तो उनको हम ये मेथड हमको अप्लाई करना पड़ता है, यानी हम उसको डिवाइड करें, फिर उसके हम नंबर्स देखें कि कहां तक वो जा रहा है, तो उसमें समय बहुत लगता है। यानी ये अगर हम मेथड अप्लाई करें दशमलव निकालने का तभी तो बता पाएंगे, तो ये ना निकालना पड़े हमको एग्जाम में, और हम ऐसे ही बता दें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग जो है रिकरिंग है। दो चीजें हम यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हर, यानी हर से हम यानी डिनोमिनेटर से कंसीडर करेंगे कि कौन सा, जैसे इसका डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, यहां देखो 3 है, ये 15 है, तो 15 का हम क्या कर ले सकते हैं 3 आएगा और 5 आएगा, ये चीज हो गई। यहां 20 है, यहां 2 की घात 2 आएगा, और यहां पर 2 4 और 4 20 5 आएगा। यहां 3 है और यहां पर जो है 3 × 7, यानी ये इसके फैक्टर्स होंगे जो हमारे डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, हमने उनके फैक्टर्स यहां पर लिख लिए हैं इस तरीके से। अब यहां पर जब लिख लिए हैं तो यहां देखिए इसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और हम जानते हैं कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है, यानी यहां पर टी लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए नहीं बढ़ रहा लगातार तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, यहां पर क्या लिख देते हैं एनटीआर। यहां देखिए 3 और 5 है और यहां पर क्या है ये बढ़ रहा है, तो यहां पर भी एनटीआर लिख देते हैं। यहां देखिए ये कंप्लीट हो गया है तो यहां टी लिख देते हैं, यहां नहीं हुआ है फिर यहां एनटीआर लिख देते हैं, फिर यहां देखिए एनटीआर। अब एक चीज गौर करने लायक है कि जहां जहां एनटीआर आया है उनके फैक्टर्स को ध्यान से देखिए, और जहां जहां टी आया है उनके फैक्टर्स को देखिए। तो देखेंगे जहां जहां टी आया वहां या तो हमको 2 मिल रहा है, या तो 2 के साथ 5 भी मिल रहा है, और अगर 5 के साथ कोई अन्य संख्या आ रही है 2 के अलावा, या 2 के साथ कोई अन्य संख्या आ रही है तो वो एनटीआर में आ रही है। यानी हम कह सकते हैं अगर हमको शांत प्रसार के बारे में पता करना है, टर्मिनेटिंग के बारे में पता करना है, तो हम क्या है यानी उसके जो गुणनखंड होने चाहिए डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। 2 और 5 के रूप में होंगे अगर किसी भी डिनोमिनेटर के, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इनके साथ 2 के साथ या इसी के साथ कोई अन्य संख्या आ जाए, मान लो कि कोई भी जैसे 3 हो 7 हो, इसके अलावा कोई भी हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी ये अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनटीआर का। और अगर केवल 2 और गुणे 5 या केवल 2 या केवल 5 रहता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग रहता है। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को चेक कर सकते हैं। जैसे अब कोई पूछे हमसे कि 3/2 क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या हो जाएगा हम बता देंगे कि यहां पर 2 आ रहा है सिर्फ, तो यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया। यहां 3 है यानी यहां पर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहां 15 है यानी 15 को हम जब डिवाइड करेंगे 3 × 5, तो यानी यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा एनटीआर हो जाएगा। यहां क्योंकि 2 × 5 आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से सवालों को समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। 2 परिमेय संख्याएं के बीच की जो संख्याएं हमें निकालनी है उनको कैसे निकालते हैं, तो यहां देखिए जैसे अगर हमें कोई 2 परिमेय संख्या दी गई है और उनसे कहा जाए कि इनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालिए कि क्या होगी, तो अगर हमको परिमेय संख्या निकालनी हो, मान लीजिए परिमेय संख्या, तो सीधा सा मतलब होता है कि a
प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या उदाहरण के तौर पर है कि 2 और 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सा 2 + 6/2, यानी जिनके मध्य की निकल आएगी 8 और क्या हो जाएगी 8/2 = 4। इस तरीके से जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, तो इन संख्याओं को भी हम निकाल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, 1/2 होगा और 3/4 होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यानी 1/2 + 3/4/2, इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। यानी इनको पहले ऐड कर लेंगे और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहां पर क्या होगा, पहले लासा ले लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और +3 6 यहां आ जाएगा, और यहां पर 8 और /2। अब यहां पर क्या होगा, 10/8, यानी कितना होगा 10/16, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 10/16 हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना मिलेगा 5/8, यानी जो 5/8 आएगा वो इनके बीच में कहीं संख्या लाई कर रही होगी। इसी तरीके से अगर अपरिमेय की बात करते हैं, अगर अपरिमेय संख्या हो, इरेशनल नंबर हो हमारे पास, उनके बारे में कहा जाए निकालने के लिए, तो क्या होगा, यानी वहां पर हम दोनों संख्याओं को, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं और a × b, यानी रूट के अंदर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a यहां पर क्या है, a बराबर हम मान लेते हैं, जैसे यही ले लिया था, मान लीजिए ये दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 और 6 ले लेते हैं, यहाँ 2 है और b हमारे पास क्या है 6 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब ये देख लीजिए कि ये क्या है, वो इरेशनल नंबर है यहाँ पर। इसी तरीके से कोई भी संख्या हम कंसीडर कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इनके बीच में ये संख्या हमारी जो आएगी वो परिमेय संख्या, यानी वो अपरिमेय संख्या होगी, और इस तरीके से निकालेंगे वो हमारी परिमेय संख्या होगी। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका हम यहाँ से आसानी से, जो मध्य के बीच की संख्याएं होंगी उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें हमने जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं इस टॉपिक में, उनको एक जगह हमने लिखने की कोशिश की है, और उनको देखिए, जैसे हमने पहला नोट इसका लिखा है, πe अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। इसका मतलब समझ गए, हमने पहले भी एग्जाम्पल में यही चीज लिखी थी कि यहां पर क्या है कि पाई और ई जो है अपरिमेय है, और बाकी जो इसका नंबर है, यानी इस संख्या का जो मान है वो हमारा परिमेय संख्या आता है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा हमेशा परिमेय ही आएगा, यानी क्या होगा, ये परिमेय ही होगा। जब भी हम कोई भी 2 संख्याएं लेंगे, चाहे जो 2 संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, उनको हम चाहे उनको जोड़ लें, चाहे उनको भाग घटा लें, चाहे उनको गुणा कर लें, लेकिन भाग करने की आवश्यकता नहीं, वहां पर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कारण है। अगर हम भाग दे देंगे तो क्या होता है, हमारी संख्या जो परिमेय संख्या है वो 0 भी है, तो 0 होने के कारण अगर हम किसी संख्या से भाग दे देते हैं, जैसे मान लो a/b के रूप में हम लिखते हैं इनको, और a हमारा क्या है 2 है और b हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाए मान लो, तो क्या हो जाएगा 2/0 हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में ये चीज फेल हो जाएगी। यानी तो केवल 3 ही जो है संख्याएं यहां पर हम इनका पालन कर सकते हैं। ऐसा देखो, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कर सकते हैं, तो वो अपरिमेय होगा। लेकिन वही कंडीशन फिर कि शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को हम कंसीडर यहां भी नहीं करेंगे। अगर एक हम परिमेय लेंगे और एक अपरिमेय लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अपरिमेय ही आएगा, सीधा सा मतलब, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये नोट्स बन रहे हैं यहां पर जो हमने लिखे हैं एक साथ 4, इन्हीं में से कोई अगर 3 दे दे, सीटेट में दे देते हैं और कह देते हैं कि इनमें से बताइए सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है, एक दे दिया, गलत दे दिया, यहीं पर इसी जगह पर
इसी टॉपिक को अगर इसी स्टेटमेंट को लिख दिया जाए और यहां शून्य हटा दिया जाए तो अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। जैसे यहां पर क्या है, दो परिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा और गुणे के साथ में भाग भी अगर यहां पर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सीधा सा वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट को भी गौर करना है और याद रखना है। तो देखो लास्ट वन है, दोनों अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परिमेय हो सकती है। यानी यहां क्या होगा, यानी दोनों अपरिमेय हो। जैसे दोनों अपरिमेय का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने 2 लिखा, ठीक, और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे, तो यहां पर क्या आएगा, मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। यानी ये क्या होगा, अपरिमेय हो। जैसे इसी तरीके से मान लीजिए, जैसे हमारे पास 2 हो और हम यहाँ क्या करें, 8 से कर दें, तो क्या मिलेगा, अंदर क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब लेकिन ये अपरिमेय नहीं होगा, इसीलिए यहां पर शक्ति लिखा हुआ है। यानी अब यहां क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कंडीशंस जो है यहां पर बनती हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है, जिससे अब जो पिछला हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आसानी से हम यहां समराइज कर दिए हैं। इस तरीके से ये नोट करके रखिए, याद करिए, इनको कई बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे सवाल लगाने में आसानी होगी। देखिए यहां पर पेडागोजी के टर्म्स में हमने आज एनसीएफ 2005 का जो संदर्भ लिया है वो गणित विषय के लिए ही लिया है। और गणित विषय में क्या है, देखिए कि गणित विषय है जो बालक का गणितीयकरण करे। यानी गणित विषय का जो उद्देश्य है, जो हमारा यहाँ एनसीएफ कहता है, वो ये कहता है कि बच्चे को जो डर लगता है गणित से, उस डर को दूर कर देना है यहाँ पर। तो यानी उसको उस चीज में रमा देना, यानी गणितीयकरण उसका कर देना है और उसे ये विषय मनोरंजक और आसान लगने लगे। इस तरीके के चीजों को यहाँ पर करना है। तो उसके लिए कुछ चीजें बताई गई, जैसे क्या है, कहा गया कि एक गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु, यानी हमें जो कंसीडर करना है वो ये करना है कि जो पोर्टफोलियो है ये क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना है कि जो पोर्टफोलियो है उसकी सहायता से हम कैसे बच्चे में ये गणितीयकरण कर सकते हैं और कैसे शिक्षक उसमें बच्चे के बारे में आकलन कर सकता है, एक एक बिंदु, ये चीज हमें समझनी है। तो देखो एक पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है एक तरीके का पूरा संपूर्ण बच्चे के बारे में ज्ञान को एकत्रित करके आंकड़ों के रूप में रखना, एक एक चीज को कंसीडर करना, वो सब आता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। उन सब चीजों को एक एक बिंदु को बिंदुवार लिखना और उसका एक फाइल मेंटेन कर लेना उस बच्चे के बारे में, वो पोर्टफोलियो के अंदर आता है। और ये कहा जाता है कि वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिन पर एक छात्र एक विशेष समय अवधि में कार्य कर सके। अब यहां समझिए, एक छात्र एक विशेष समय अवधि, मतलब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा कक्षा 1 या 2 या 3 4 किसी कक्षा का हम छात्र ले लेते हैं और उस छात्र को एक सत्र के लिए जैसे कक्षा 5 पास करना है, 4 पास करना है, तो उस 4 से 5 में जब गया है बच्चा तो वो क्या कर सकता है, यानी उसने कितना इंप्रूव किया है, क्या क्या चीजें की हैं, उनको बिंदुवार हम 1 बाय 1 करके इसमें मेंशन करते हैं। जैसे बच्चे का आकलन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए यहाँ पर, सुझाव जैसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई उदाहरण ले लें, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर कि उसने कहा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब यहां हम अपनी कक्षा में कोई एक सवाल पूछते हैं, तो सारे बच्चे बैठे, 30 बच्चे मान लीजिए बैठे हैं, तो सबके उत्तर अलग अलग अगर उसी प्रश्न के लिए हो जाए, जैसे हम मान लें कि हम पूछे कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो कोई कहेगा कि दिल्ली है। तो जब दिल्ली कहेगा तो यानी वो एक एक्यूरेट आंसर होगा, यानी सारे के सारे बच्चे एक ही उदाहरण देंगे, यानी एक ही आंसर देंगे दिल्ली, यानी जो हमारा उत्तर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बिंदु जो है वो बंद उत्तर वाले प्रश्न हो जाएंगे, यानी उसका इसका अपोजिट हो जाएगा।
हमें यहां पढ़ना है मुक्त वाला। तो मुक्त में क्या, एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी ओपिनियन बदले, यानी सबके बारे में अपना, जैसे कहते हैं कि आज जो पेपर है, पेपर में आज ये हेडिंग निकली है पर्टिकुलर, उस हेडिंग के बारे में आप क्या बताएंगे, या आज आपके गांव में मेला लगा था, आपने क्या देखा। तो हर एक बच्चा इस सवाल का उदाहरण अपने तरीके से उसको समझाएगा कि आज हमने मेले में झूला देखा, आज हमने मेले में ये चीज देखी। तो यानी हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम नोट कर सकते हैं उसकी पोर्टफोलियो फाइल में। फिर कहा एक सामूहिक प्रोजेक्ट के रूप रिपोर्ट में, यानी हम सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर एक प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर सबकी अपनी अपनी राय देखते हैं। यानी सामूहिक है, एक ही टॉपिक है, एक ही चीज है, लेकिन उस पर सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाएंगे। फिर छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न, अब हम जो पढ़ाते हैं उनको, जो वो समझते हैं, जो वो करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, यानी वो प्रश्न बनाना सीखें, उससे वो प्रश्न पूछें। तो जब पूछेंगे प्रश्न तो उनके पूछने का तरीका, कंटेंट, हर एक चीज हर एक बच्चे की अलग होगी, उसको हम यहां नोट डाउन करते हैं। एक छोटा प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम व्यक्तिगत दे दे एक कार्य, आपको टास्क दे दिया एक बच्चे को, कक्षा एक के बच्चे को, कक्षा एक बच्चे में 30 बच्चे हैं, उनके एक बच्चे को ये दे दिया, दूसरे को ये दे दिया। तो इस तरीके से उस पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके राय क्या है, उसने क्या लिखा उस पे, उस चीज को हम आकलन कर सकते हैं। अगला देखें, समाचार पत्र के लेख, यानी हमने कहा कि आज सब लोग जाइएगा अपने घर, कल का जो सुबह न्यूज़पेपर आएगा उसमें से एक एक हेडिंग सभी लोग नोट करके लाइएगा और उसके बारे में कुछ पढ़ के आइएगा कि उसमें क्या है, सभी को बताना होगा। तो कक्षा 5 का बच्चा है, 4 का बच्चा है, वो हेडिंग को पढ़ लेता है आसानी से और हेडिंग को नोट करके लाएगा अपनी नोटबुक में और बताएगा। यहाँ आप उसको खड़ा करिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसमें क्या होगा कि वो उस समाचार पत्र के बारे में अपनी राय देगा, यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज को जान मिलेगा। ऐसे समस्या हल करने के लिए कार्य, यानी हम उसको कोई, जैसे यहाँ क्या हुआ कि जो हमने कार्य यहाँ दिया था कि बच्चे आपका आज जाइएगा और न्यूज़पेपर से एक हेडिंग लिख के लाइएगा, तो ये एक तरीके का समस्या थी उनके लिए, या हमने कोई सवाल दे दिया उस पर वो उन्होंने जो कार्य किया। कुछ बच्चे हैं करेंगे, कुछ लोग बहाने बना लेंगे कि हमें न्यूज़पेपर ही नहीं मिला, हमारे घर में आया ही नहीं था, हमारे यहाँ कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे बहाने भी बच्चे बताएंगे और उनमें कुछ लोग लिख के भी लाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा उनके पूरी कक्षा यानी पूरे सत्र के दौरान बच्चे ने क्या किया उसका हम आकलन पोर्टफोलियो के रूप में करते हैं। तो ये हमारा उसकी तरीके से डिफिनीशन हो गई, ये सुझाव हो गया कि हम ये बिंदु रख सकते हैं और भी बिंदु इसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा हमने आज एनसीएफ 2005 पर चर्चा की है। इसी तरीके से छोटा छोटा टॉपिक हम लेंगे और उस पर आगे गणित के संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे रोज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।